हेलो नमस्कार। कैसे हो सभी? होप कि ऑल इज़ गुड और अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। कैसी लगी कल की क्लास? आप लोग कमेंट करके बता दें अच्छी लगी कि नहीं लगी। आज कुछ अलग करने जा रहे हैं, ठीक है। हम लोगों ने ओम का नियम पढ़ लिया और स्टार्टिंग की चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी कि किस हिसाब से कोई चीज़ जो है वो वर्क करती है। ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली। अभी हम क्या बातें करेंगे? अभी आज हम जो नया टॉपिक पढ़ेंगे वो आता है ट्रांसफॉर्मर का। सभी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप जो डिफ़िकल्ट टॉपिक है वो लेके चले, तो पूरा चैप्टर हम लोग चल रहे हैं ट्रांसफॉर्मर का, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफॉर्मर काम क्या आता है, कैसे काम करता है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं। ट्रांसफॉर्मर कौन सी सप्लाई पे काम करता है, तो ट्रांसफॉर्मर के बारे में आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले तो स्टार लगा के लिख देते हैं कि ट्रांसफॉर्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, यानी कि ये क्या है, एक स्टैटिक युक्ति है। तो लिखोगे आप ट्रांसफॉर्मर एक स्टैटिक या स्टैटिक डिवाइस या युक्ति है, यानी कि इसके अंदर कोई भी पुर्जा ऐसा नहीं होता जो घूमने वाला है। जैसे मोटर की बात करते हैं, जनरेटर की बात करते हैं, अल्टरनेटर की बात करते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है, आर्मेचर रोटेट करता है, स्टेटर करता है, ये चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन ट्रांसफॉर्मर में किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ है वो मूव नहीं करती, एक जगह स्थिर ही रहती है। अब ट्रांसफॉर्मर में क्या क्या चीज़ें होती है, घूमने वाला तो कोई पुर्जा होता ही नहीं। इसके अलावा जो जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आराम से। चलिए अब दूसरी बात लिखते हैं कि ट्रांसफॉर्मर केवल एसी पर काम करता है, केवल एसी पर कार्य करता है। अब ट्रांसफॉर्मर केवल एसी पर ही काम करता है, डीसी पर नहीं करता। क्यों नहीं करता, इसके बारे में अगर आपको पता है तो बता दो, अदरवाइज मैं आपको वीडियो के बीच में बता दूंगा कहीं ना कहीं कि ये कैसे काम करता है। पहले अपन कुछ टॉपिक लिख लेते हैं, फिर डिस्कस कर लेंगे। अब तीसरी बात आती है, यह स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है। किसको करता है? वोल्टेज को। वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने का काम करता है। इसके अंदर कोई भी घूमने वाला पुर्जा नहीं होता, स्टैटिक ये क्या होता है, डिवाइस होता है, ठीक है। चलिए अब और बात करते हैं इसके बारे में कि ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली। चलिए अभी आपको बता देता हूँ कि ट्रांसफॉर्मर जो है वो एसी पर काम क्यों करता है, डीसी पर काम क्यों नहीं करता। देखो, जब ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, यह आपसी प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। ये भी एक चीज़ आप लोग लिख सकते हो कि यह आपसी प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है, सिद्धांत पर काम करता है। इसके अंदर क्या होता है कि दो, जैसे मान लो ये मैंने क्या बना दिया, एक ट्रांसफॉर्मर बना दिया और इसमें मैंने दो वाइंडिंग कर दी, ठीक है। ये दो वाइंडिंग कर दी, ये एक प्राइमरी वाइंडिंग हो गई और ये एक सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई। दोनों वाइंडिंग क्या होती है, आपस में शॉर्ट नहीं होती, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मान लो हम लोग इसको एसी देते हैं, एसी पर तो काम करता है, ये डीसी पर काम क्यों नहीं करता? क्योंकि डीसी पर काम करने का एक कारण है इसका, इसके अंदर इंडक्टिव रिएक्टेंस और इंडक्टेंस दोनों का मान क्या होता है, शून्य होता है, जिसके कारण क्या है, ये डीसी पर काम नहीं करता और अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी पर काम करता है। एसी और डीसी के बारे में तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि कौन सा करंट होता है जो एसी होता है और कौन सा डीसी होता है। तो ये जो करंट मैंने बनाया है यहाँ पर, ये तो है एसी या अल्टरनेटिंग प्रकार का और दूसरा कौन सा आता है, डायरेक्ट करंट। अब एसी करंट के बारे में कुछ चीज़ें अगर आप लोगों को नहीं बताई, वैसे तो मैंने पहली क्लास अपलोड कर रखी है तो वहाँ पर आप लोग देख सकते हो, और आप लोगों ने अब तक नहीं देखी है तो एक बार बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या होता है, टाइम टू टाइम ये जो साइन वेव बन रही है, ठीक है, साइन वेव क्या बन रही है, अभी इस हिसाब से बन रही है कि ये 0 डिग्री पे है, ये 90 डिग्री पे है, ये 180 डिग्री पे है, ये 270 डिग्री पे है, ये 360 डिग्री पे है। तो ये क्या कर रही है, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। साइन वेव क्या हो रही है, इसके अंदर टाइम टू टाइम चेंज हो रही है। लेकिन अगर वहीं पर हम डीसी की बात करते हैं तो डीसी के अंदर ये साइन वेव क्या होती है, चेंज नहीं होती और कांस्टेंट करंट चलता है। अगर मान लो आप डीसी से चिपक जाते हो या एसी से चिपक जाते हो, भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जाता है, कंडीशन आ जाती है, तो आपका चांस होता है कि आप एसी में बच सकते हो।
लेकिन वहीं पर अगर आप डीसी से चिपक जाते हो तो डीसी में कोई चांस नहीं होता, क्योंकि एसी में क्या होता है, ये साइकिल एक बार 0 पे आता है, ठीक है, 0 पे आता है, तो इस टाइम पे अपने पास मौका होता है कि हम लोग बचें। और यहाँ पर जैसे मान लो वोल्टेज कम भी आती है और हमको झटका कब फील होता है, हमें झटका फील होता है 90 वोल्ट से ऊपर जब वोल्टेज चली जाती है उस टाइम पे। तो 0 पे यहाँ पर मान लो 230 डिग्री वोल्टेज है, हम बात करें सिंगल फेज की, कि 90 डिग्री पे क्या होता है, पीक पे सबसे ज़्यादा वोल्टेज होती है। तो यहाँ पर कितनी वोल्टेज है, हाईएस्ट पे है, पीक पे है। जब यहाँ पर पीक पे है तो इस जगह कहीं ना कहीं 90 वोल्ट होगी, ठीक है। तो 0 से यहाँ तक इस जगह पे हमारे पास क्या होता है, चांस होता है बचने का, कि इस जगह पे हम लोग अपना बचाव कर सकते हैं, अपने आप को छुड़ा सकते हैं, ठीक है, लाइट से। तभी एसी क्या होती है कि कम खतरनाक होती है डीसी से। वैसे खतरनाक बहुत होती है, क्योंकि डीसी को तो हम कम वोल्टेज पे ही जनरेट कर सकते हैं, लेकिन एसी को हम बहुत ज़्यादा वोल्टेज पे उत्पादन कर सकते हैं। लगभग 33,000 वोल्टेज तक हम इसका क्या कर सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं। और डीसी की अगर मैं बात करूं तो इसको 650 वोल्टेज तक उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो वैसे उत्पादन क्षमता इसकी कम है और खतरा इससे आपको कम होता है जब आप किसी सिंगल फेज वगैरह से चिपकते हो। तो अगर ज़्यादा वोल्ट की कोई लाइन होगी फिर तो आपको खतरा ज़्यादा होना ही होना है। लेकिन ये क्या कर देती है, आपको छोड़ती नहीं है, ये पकड़े रखती है। ये आपकी पक्की दोस्त है और ये आपकी कच्ची दोस्त है। कच्ची दोस्त क्या करती है, छोड़ देती है, और ये पक्की दोस्त है, ये बोलेगी भाई अपने साथ ही रखूँगी मैं तो, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ को। चलिए अब ट्रांसफार्मर की बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है और एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, ठीक है। दोनों की दोनों वाइंडिंग आपस में शॉर्ट नहीं होती, दोनों की दोनों जुड़ी हुई नहीं होती। इनके अंदर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र बनता है। जैसे इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, प्राइमरी वाइंडिंग को क्या करते हैं, हमेशा ही सप्लाई के साथ जोड़ा जाता है। प्राइमरी वाइंडिंग को हमेशा सप्लाई के साथ जोड़ा जाता है। जैसे ही मैंने क्या किया, प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई के साथ जोड़ा, इसके अंदर करंट फ्लो हुआ। करंट फ्लो होने के बाद इसमें क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। और ये चुंबकीय क्षेत्र कितना स्ट्रॉन्ग होगा डिपेंड करेगा कि हम इस साइड कितना उसको करंट दे रहे हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा हम लोग इसको करंट देंगे उतनी ज़्यादा क्या होगा, ये मैग्नेटिक जो फील्ड है ये स्ट्रॉन्ग होगा। और ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली क्या करेगा, इस दूसरी कुंडली को काटेगा। जब ये दूसरी कुंडली को काटेगा तो उसमें भी एक प्रकार का क्या हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ये बताया है फैराडे ने कि अगर एक कुंडली रखी है या एक कोयल रखी है और उसका कोई चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है और उसी चुंबकीय क्षेत्र को अगर दूसरी कोयल काटे तो उसके अंदर भी क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के अकॉर्डिंग। और वही चीज़ इसमें हो रही है, ठीक है। समझ आ रही होगी आपको अच्छे से। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर दें। वैसे बहुत अच्छा टॉपिक है और सरल टॉपिक तो हम लोगों ने बहुत कर लिए। आगे जो मुश्किल टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चंस फंसने वाले हैं वो चीज़ आप लोगों को करवाऊंगा। इसके अलावा आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है। जैसे जितने एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोगों को करने हैं, ताकि कोई भी नया क्वेश्चन आए तो आपके दिमाग में फटाक से आ जाए सारी चीज़, ठीक है। चलिए अब प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बारे में बता देता हूँ। ये चीज़ तो मैंने बता दी कि इसको हम क्या करते हैं, सप्लाई से जोड़ते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इस साइड को ही हम सप्लाई से जोड़ें, हम किसी भी साइड को सप्लाई से जोड़ सकते हैं। और जिस साइड को सप्लाई से जोड़ा जाता है वो प्राइमरी वाइंडिंग है। अगर इस साइड सप्लाई को जोड़ दूंगा तो ये प्राइमरी वाइंडिंग हो जाएगी, और अगर इस साइड जोड़ देता हूँ तो ये प्राइमरी वाइंडिंग हो जाती है। और अगर मान लो लोड जिस साइड जोड़ेंगे ना, जिस साइड लोड को जोड़ा जाएगा वो क्या होगी भाई, अपनी सेकेंडरी साइड होगी, याद रखना, ठीक है। दोनों चीज़ें समझा दी इसमें, एक प्राइमरी वाइंडिंग, एक सेकेंडरी वाइंडिंग। अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर की कोर के बारे में। कोर क्या होती है, जैसे पत्तियों से बनाया जाता है, पतली पतली पत्तियों को क्या किया जाता है, लेमिनेट करके और फिर उनको रिवेट करके बनाया जाता है। अब लेमिनेशन क्यों किया जाता है, 2 चीज़ें आप लोगों ने सुनी होगी, एक तो एडी करंट लॉस होता है, एक हिस्टैरिसीस लॉस होता है। आयरन लॉस की बात करते हैं, और ये लॉस क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, इनको फिक्स लॉस भी बोला जाता है। अब बात करते हैं कि 2 प्रकार की लॉसेज होते हैं। एक तो होता है हिस्टैरिसीस लॉस, हिस्टैरिसीस, और एक होता है एडी करंट। एडी करंट, एडी करंट को क्या बोला जाता है, भंवरधारा हानियां भी बोला जाता है, भंवरधारा हानियां, ठीक है। अब हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए क्या किया जाता है, हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए पतली पतली पत्तियों से बनाया जाता है। जैसे मान लो एक पूरा का पूरा टुकड़ा ले लिया अलॉय स्टील का, उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, पतली पतली पत्तियों में काट लिया। जब उनको हमने पतली पतली पत्तियों में काट लिया और उनके ऊपर क्या किया जाता है, लेमिनेटेड कर दिया जाता है। अब लेमिनेटेड क्यों किया जाता है,
भंवर धारा हानियों को कम करने के लिए। और पतली पतली पत्तियां क्यों काटी जाती है एलॉय स्टील की, वो किया जाता है हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए, ठीक है, याद रखना। और अब इन पतली पत्तियों को क्या कर दिया जाता है, लेमिनेटेड करके वापस जोड़ दिया जाता है और उसके ऊपर क्या कर दी जाती है, वाइंडिंग कर दी जाती है। अब लेमिनेशन करने के बाद और पतली पतली पत्तियों का काटने के बाद ये जो लॉस है दोनों के दोनों कम हो जाते हैं, ख़त्म नहीं हो सकते, कम हो जाते हैं। इनको आयरन लॉस बोला जाता है। और ये लॉस क्या होते हैं, फिक्स लॉस होते हैं। होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। और अगर आप लोगों को अभी भी समझ ना आया तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर देना, ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि ये जो पतली पतली पत्तियां काटी जाती है इनकी मोटाई कितनी होती है, तो इनकी मोटाई होती है 0.35 mm टू 0.50 mm, यानी कि 0.35 mm से लेके 0.50 mm तक क्या होती है, इनकी मोटाई होती है पत्तियों की, ठीक है जी। और इन पत्तियों को किस आकार में काटा जाता है, ई के आकार में काटा जाता है, आई के आकार में काटा जाता है और एल के आकार में काटा जाता है, ठीक है। पत्तियों का डिज़ाइन आप लोगों को दिखा देता हूँ कि आपके माइंड में कोई डाउट ना आ रहे कि किस प्रकार की ये पत्तियाँ बनी होती है। जैसे मान लो इस हिसाब से पत्तियाँ बनी होती है, ये ई आकार की पत्ती होगी, ये आई आकार की पत्ती होगी, ठीक है। इन पत्तियों को जोड़ के बनाया जाता है। और ये एल प्रकार की पत्तियाँ होगी। अगर मान लो जैसे एल प्रकार की दो पत्तियाँ जोड़ के इसी हिसाब से बना सकते हैं। ई प्रकार की अगर पत्तियों को बनाना हो तो यहाँ से इस हिसाब से बनाया जाता है, एक ई का और बन जाता है। तो और इसके अंदर क्या कर दी जाती है, जैसे यहाँ पर वाइंडिंग कर दी जाती है और इसके अंदर यहाँ पर इस हिसाब से वाइंडिंग कर दी जाती है और इसके अंदर इस हिसाब से वाइंडिंग कर दी जाती है। तो इस हिसाब से क्या होती है, इन पत्तियों के अंदर वाइंडिंग कर दी जाती है। एलीमीटर आप लोगों ने सुना होगा, एलीमीटर की बात कर रहे हैं आप, ठीक है। छोटा ट्रांसफार्मर क्या होता है, एलीमीटर ही होता है। चलिए अब एक चीज़ और बता देता हूँ कि ट्रांसफार्मर के अंदर कोई मूविंग पार्ट नहीं होता तो उसको देखभाल की कम ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और ट्रांसफार्मर के कारण जो बिजली जनरेट होगी उसका खर्चा भी क्या होगा, कम होगा। जनरेट नहीं होगी, सॉरी, उसको क्या करते हैं आप कम या ज़्यादा करेंगे तो उसका खर्चा भी कम होएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब इसके अंदर एक ऑयल भरा होता है, जैसे ये ट्रांसफार्मर लगा दिया हम लोगों ने और ट्रांसफार्मर कि ये क्या है, वाइंडिंग होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग, और इसके अंदर क्या होता है, ऑयल भरा होता है। अब इस ऑयल के बारे में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भी इस ऑयल का क्या काम होता है। तो ये ऑयल क्या काम करता है, एक तो इंसुलेशन जो होता है वो पैदा करता है। इंसुलेशन क्या करता है, इसको प्रोवाइड करवाता है, दोनों वाइंडिंग हो वो इंसुलेशन प्रोवाइड करवाएगा। दूसरा क्या है कि शीतलन का भी काम करता है। जैसे मान लो वाइंडिंग क्या होगी, गर्म हो रही है, ठीक है, जैसे जैसे चलते चलते गर्म होगी तो उसको क्या करेगा, शीतलन का भी काम करेगा। ये ट्रांसफार्मर का काम है। अब ट्रांसफार्मर की बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसफार्मर के प्रकार। पूरा चैप्टर आप लोगों को करवा रहा हूँ तो आप लोगों का फ़र्ज बनता है कि आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और हमारा पेज फन टॉक्स विद विजय को लाइक ज़रूर कर लें। ट्रांसफार्मर के प्रकार, ठीक है, ट्रांसफार्मर के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला प्रकार पढ़ेंगे हम लोग कोर के आधार पर। कोर के आधार पर, कोर के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, सेल प्रकार का होता है, बेरी प्रकार का होता है, ठीक है। कोर टाइप की अगर मैं बात करूं तो एक तो होता है ट्रांसफार्मर कोर टाइप, कोर टाइप, दूसरा होता है सेल टाइप, और तीसरा होता है बेरी प्रकार का या बेरी टाइप। तीन प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं कोर के आधार पर। वहीं बात करें अपन वोल्टेज के आधार पर, तो वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। वोल्टेज के आधार पर, वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर होते हैं दो प्रकार के। एक तो होता है स्टेप अप और एक होता है स्टेप डाउन, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। और ये डिपेंड कैसे करेंगे, जैसे मान लो ये हम लोगों ने क्या बना दिया, एक ट्रांसफार्मर बना दिया और ट्रांसफार्मर की ये कोयल लगा दी। जैसे इसमें 3 कोयल लगी हुई है और इस साइड क्या लगा दी भाई मैंने, यहाँ पे मान लो 6 कोयल लगा दी, ठीक है। तो अब डिपेंड करेगा कि ये ट्रांसफार्मर जो है अपना, ये प्राइमरी वाइंडिंग है, सप्लाई साइड है,
और ये दूसरा क्या है, लोड साइड है या सेकेंडरी साइड है। ठीक है, तो अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि ये ट्रांसफॉर्मर अपना स्टेप अप टाइप है या स्टेप डाउन टाइप है। चलिए जल्दी से बताइए आप लोग, ये जो अपना ट्रांसफॉर्मर है ये स्टेप अप टाइप है या स्टेप डाउन प्रकार का है। चलिए जल्दी से बता दीजिए। या जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं जल्दी से आप लोग बताएं कि ये जो ट्रांसफॉर्मर हम लोगों ने बनाया है ये स्टेप अप है या स्टेप डाउन प्रकार का है। आपके कमेंट ही डिसाइड करेंगे कि आपको इस चीज़ का कितना नॉलेज है। चलिए जल्दी से बता दीजिए। जी बिल्कुल, ये अपना ट्रांसफॉर्मर क्या है, स्टेप अप टाइप का है, क्योंकि प्राइमरी में क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स कम है और सेकेंडरी में क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, स्टेप अप प्रकार का। और अगर मैं बात करूं कि प्राइमरी साइड मैंने टर्न्स ज़्यादा कर ली और इस साइड मैंने 1 या 2 ही टर्न्स रखी, ठीक है, तो अब ये ट्रांसफॉर्मर कौन सा हो जाता है, अब ये ट्रांसफॉर्मर हो जाता है मेरा स्टेप डाउन प्रकार का। जैसे मान लो इस साइड मैंने 440 वोल्ट लगा रखी है, तो इस साइड क्या मिलेगी मेरे को, 220 वोल्ट सप्लाई मिलेगी। तो ये मेरा क्या हो जाता है, स्टेप डाउन प्रकार का हो जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं फेज के आधार पर। नंबर 3 बात करते हैं फेज के आधार पर ट्रांसफॉर्मर। फेज के आधार पर, फेज के आधार पर क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है 3 फेज, ठीक है, 3 फेज में क्या आती है, 440 वोल्ट सप्लाई, ठीक है। दूसरा आता है सिंगल फेज। सिंगल फेज आप लोगों ने खंभों पे वो एक ढोलकी लगी देखी होगी छोटी छोटी ट्रांसफॉर्मर की, तो वो क्या होते हैं, सिंगल फेज होते हैं सारे के सारे, जो अपने घरों में लाइट देते हैं, जैसे 220 वोल्ट सप्लाई देते हैं। और 3 फेज कहाँ पर यूज़ करते हैं, जैसे आरा हो गया, आटा चक्की हो गई, तो वहाँ पर क्या करते हैं, 3 फेज ट्रांसफॉर्मर हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पावर के आधार पर। पावर के आधार पर, पावर के आधार पर ट्रांसफॉर्मर कितने प्रकार के होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर होते हैं, जो क्या करते हैं कि उपभोक्ताओं के अंदर बिजली को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक होता है पावर ट्रांसफॉर्मर, एक तो होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, एक होता है पावर ट्रांसफॉर्मर। तो कई प्रकार होते हैं, पूरे के पूरे प्रकार आप लोगों को नोट्स में मिल जाएंगे, आप लोग देख लेना अच्छे से। जो चीज़ें आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछी जाती है वो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को मैं समझा दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ आती है एक कि एक ट्रांसफॉर्मर है उसको ठंडा रखने के आधार पर भी होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखोगे आप लोग ठंडा रखने के आधार पर। नेक्स्ट है, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आराम से, ठंडा रखने के आधार पर। ठंडा रखने के आधार पर क्या तरीका है, एक तो तरीका है वायु शीतलन प्रकार का, वायु शीतलन, ठीक है। एक आता है ऑयल शीतलन या तेल के आधार पर, ऑयल शीतलन, ऑयल शीतलन आता है, वायु शीतलन आता है। और ठीक है, कैसे कर सकते हैं, हवा के द्वारा कर लिया, वायु के द्वारा कर लिया, ठीक है, इस हिसाब से कर सकते हैं। अब ट्रांसफॉर्मर की अगर हम तुलना करते हैं तो 2 ट्रांसफार्मर आते हैं, सेल और बेरी प्रकार का, या कोर टाइप या सेल प्रकार के ट्रांसफॉर्मर की अगर हम बात करें तो कौन सा ट्रांसफार्मर अच्छा रहता है, कौन सा क्या रहता है, इसके बारे में आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूंगा। और आगे पूरी क्लास आप लोग देखें, इंपॉर्टेंट सेशन चलेगा पूरा का पूरा, इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनके ऊपर भी मैं चर्चा करूँगा। अभी तो आपको सिर्फ थोड़ा सा ओवररिव्यू दिया है मैंने, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मेरा पेज फन टॉक्स विद विजय है उसको भी आप लोग शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और वहाँ पर अच्छी खासी अगर फॉलोइंग हो जाती है तो उसके बाद क्लासें वहाँ पर आपको लाइव मिलने लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। साइंस की क्लासें आप लोगों को मिलने लग जाएगी, और जो क्लासें साइंस की अपलोड करी है उसके बारे में आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपको साइंस की क्लास कैसी लगी। आप लोगों ने कोई कमेंट नहीं किया साइंस की क्लास के बारे में, तो प्लीज़ आप लोग ये चीज़ भी करें, और हमारा हौसला आप लोग थोड़ा बढ़ाएं। हम लोग आपकी अच्छे से तैयारी करवाएंगे, आप लोग हमारा हौसला बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल की क्लास में, और ये सेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद।